Hello guys, welcome to Study IQ. तो दोस्तों today we are going to move towards the next topic, that is Gandhi versus Bose debate. Obviously काफ़ी significant topic है. In the last lecture हमने overall national politics in between 1932 somewhere around January 1932 गांधी जी was sent into house arrest. तो 1932 से लेके 39 के बीच का national politics देख के रखा था. तो 32 ऑनवर हमने देखा था कि कांग्रेस में फिर मल्टीपल डिबेट्स होनी चालू हो गई. देयर वर मल्टीपल लीडर्स हु हैड अराइज ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड विद इन इंडियन नेशनल कांग्रेस. जो तीन इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स थे हमने देखा था कि एक कुछ ये था कि गांधी जी का कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कंटिन्यू रखे. दूसरे ट्रेंड का कहना था कि वी शॉल नाउ एंटर इनटू द काउंसिल. एंड तीसरा ट्रेंड मतलब फिर नेहरू बोस का ट्रेंड जिनका कहना था कि हमको स्ट्रगल जो है कंटिन्यूस रखनी है. एंड इन दैट कैपेसिटी फिर अल्टीमेटली डिसीजन वॉज टेकन इन द फेवर ऑफ द काउंसिल एंट्री. बट फिर काउंसिल एंट्री करने के बाद भी हमने देखा था कि देयर वाज अ हिडन स्ट्रगल इन बिटवीन गांधी पटेल वर्सेस बोस एंड नेहरू. अब यही स्ट्रगल को हमको थोड़ा सा आगे बढ़ाना है कि वी हैव टू एंटर इनटू गांधी वर्सेस बोस. नाउ एग्जैक्टली व्हाई गांधी वर्सेस बोस ऑकर? बिकॉज दिस पर्टिकुलर स्ट्रगल ये कभी बोस का था ही नहीं. ये पर्टिकुलर स्ट्रगल जो है इट वॉज ऑफ द नेहरू स्ट्रगल. नेहरू की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी डायरेक्टली इन क्लैश थी अगेंस्ट गांधी. नेहरू जी ने अपने ऑटोबायोग्राफी में भी गांधी जी जो उनके मोड ऑफ स्ट्रगल को जो है भर भर के क्रिटिसाइज भी करके रखा हुआ है. बट ही वॉज अवेयर कि मास पॉलिटिक्स करने का जो तरीका है वो गांधी जी ने दिखाया हुआ है. तो अनलेस एंड अंटिल यू आर नॉट हैविंग एनी अल्टरनेटिव टू दैट पर्टिकुलर वे, हाउ आर यू गोइंग टू गो अगेंस्ट द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ द सेंचुरी और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन दैट इंडिया हैज एवर हैड? गांधी जी की आइडियोलॉजी यूज करके आप गांधी जी के खिलाफ नहीं जा पाओगे. आपको गांधी लगेंगे तभी गांधी की आइडियोलॉजी जो चल पाएगी. एंड दैट्स व्हाई डिस्पाइट कॉलिंग फॉर स्ट्रगल अल्टीमेटली जवाहरलाल नेहरू ने कभी भी उसको जो है स्ट्रेच नहीं किया. ही वो अंडरस्टूड हिज ओन पोजीशन एंड इन फ्रंट ऑफ गांधी ऑब्वियसली वॉज अ वेरी वेरी स्मॉल लीडर. एंड अल्टीमेटली फिर इनके छोटे भाई थे सुभाष चंद्र बोस. एंड सुभाष चंद्र बोस के साथ हमेशा ही एक टेक्निकल प्रॉब्लम रहा है कि ही वॉज नॉट अ मास लीडर फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ. सुभाष चंद्र बोस ये इंटेलेक्चुअल पर्सन थे. ही बिलोंग टू द रिच जमींदारी फैमिली ऑफ बंगाल. एंड आफ्टर सुभाष चंद्र बोस के बारे में अगर हम देखें तो ऑब्वियसली इनका पूरा अपब्रिंग जो है एलिटिस्ट ही रहा है. फर्दर लिमिटेशन इज दैट कि एक्सेप्ट बंगाली एंड इंग्लिश इनको दूसरी लैंग्वेज आती नहीं थी. ही कुड नॉट इवन टॉक वेल इन हिंदी. एंड ये उनके पॉलिटिकल करियर का एक बहुत ही बड़ा जो है लिमिटेशन रहा है. बट इट वॉज सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने 1934 को अल्टीमेटली वो स्ट्रगल जो है वो रफल अप करना चालू कर दिया. सुभाष चंद्र बोस ने 1934 में जब उनकी उम्र हार्डली 34-35 रहेगी तो ऑब्वियसली एट सच अ यंग एज आपको थोड़ा सा जोश भी होता है. एंड आफ्टर ऑब्वियसली यू ऑल्सो वांट टू बिकम वन ऑफ द सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल पर्सनैलिटी टू. तो एट दैट पीरियड ऑफ द टाइम आपने गांधी जी को डायरेक्टली बोल दिया कि महात्मा फेल्ड एज अ लीडर. एंड दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड जब 1934 में जब स्टेटमेंट आया तब जाके फिर गांधी वर्सेज बोस डिबेट हमको दिखाई दिया है. एंड ये जो टाइम पीरियड है प्रिसाइजली 1935 से लेके 39, फिर इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑन वन हैंड was going under transition from गांधी to post गांधी फेल, जिसमें धीरे धीरे फिर जवाहरलाल नेहरू काफ़ी बड़े बनेंगे. इंडियन नेशनल कांग्रेस was basically going from transition from the opposition party to the ruling party because अपने प्रोविंशियल लेजिस्लेचर अपने हाथ में लाया. एंड देयर आफ्टर अल्टीमेटली फिर वो जो लीडरशिप स्ट्रगल है उसमें बोस गेव अ फ्रंटल अटैक ऑन गांधी. एंड बोस जैसे ये फ्रंटल अटैक देंगे देन ऑब्वियसली दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ बोस को जो है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लीडर भी बनाएंगे. एंड बोस का पॉलिटिक्स तो मल्टीपल लेक्चर्स में अब हम लोगों को इसके आगे जो देखना ही है. तो लेट्स जस्ट एंटर इनटू दिस वन. बट अगेन आगे जाने से पहले विल गेट एक्सेस टू दिस पीपीटी ऑन द टेलीग्राम चैनल ऑफ आस. एंड अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है देन फील फ्री टू आस्क इट टू मी ऑन द इंस्टाग्राम चैनल ऑफ आस गाइस. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एक एक करके जो इसको आगे बढ़ाते हैं. नाउ टॉकिंग ऑफ गांधी, सबसे पहले तो ऑब्वियसली फिर गांधी जी के ऊपर ही हम लोगों को देखना पड़ेगा कि गांधी जी के व्यू पॉइंट हमने काफ़ी इलेबोरेटली देख के रखे हुए हैं कि व्हाट वेर द एग्जैक्ट व्यू पॉइंट ऑफ महात्मा गांधी जी. तो एग्जैक्ट व्यू पॉइंट ऑफ महात्मा गांधी जी वॉज प्लेन एंड सिंपल कि 1932 में जैसे ही इन्होंने पॉलिटिक्स से दूर जाना चालू किया 1934 के अक्टूबर में व्हेन ही रिटायर्ड फ्रॉम द एक्टिव पॉलिटिक्स एट दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द टाइम गांधी जी का फर्म कहना था कि कांग्रेस में देयर इज अ ग्रोइंग करप्शन एंड इनडिसिप्लिन. करप्शन एंड इनडिसिप्लिन इन द सेंस दैट कि कांग्रेस की जो कैपिटलिस्ट लॉबी है अब ये हैवी करप्ट प्रैक्टिसेस में जो है अपने लिए जा रही है. और जो हमने देखा भी था कि लेटर ऑन इवन जब गवर्नमेंट बनेगा तो गवर्नमेंट के ऊपर भी मल्टीपल करप्शन के एलिगेशन लगे थे. इनडिसिप्लिन इन द सेंस दैट कि अब गांधी के बताए हुए रास्ते के ऊपर कांग्रेस नहीं चल रही है. कांग्रेस इज बेसिकली चार्टिंग इज कोर्स फॉरवर्ड. एंड अगर कांग्रेस इज चार्टिंग इट्स कोर्स फॉरवर्ड देन ऑब्वियसली फिर गांधी जी को हमेशा बुरा लग रहा था कि अब मेरे रास्ते पे नहीं जा रहे तो इट इज नथिंग बट एन इनडिसिप्लिन. फिर ग्रोविंग राइवलरीज वेयर देयर. हमने अभी देखा था कि मल्टीपल राइवलरीज वर डेवलपिंग. सबसे फियर्स राइवलरी जो है ये गांधी वर्सेस बोस की रही है.
पटेल वर्सेस बोस की रही एंड ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम फिर गांधी वर्सेस पटेल एंड नेहरू ये राइवलरी जो है होगी इन पीरियड ऑफ नेक्स्ट 10 ईयर, जिसकी अभी हमको बातें करनी है। एंड अनएथिकल प्रैक्टिसेस जो है वो भी अब कांग्रेस में आ चुकी है। अनएथिकल प्रैक्टिसेस की अगर हम लोग बात करें तो ब्राइबरी इज देयर आफ्टर फिर नेपोटिज्म इज देयर, तो ऐसी मल्टीपल प्रैक्टिसेस जो कांग्रेस में आ गई है। ये गांधी जी का हमेशा मानना था आफ्टर 1930 टू 1934 कि कांग्रेस में अब बेसिकली जो प्रॉब्लम है इसको कांग्रेस को पहले सुधारना है रादर देन स्टार्टिंग अनदर स्ट्रगल। अगर एक नया स्ट्रगल खड़ा करे तो जब आपका घर ही डिवाइडेड रहेगा, घर में ही प्रॉब्लम रहेंगे, तो हाउ आर यू गोइंग टू कैरी आउट स्ट्रगल। इसमें एक चीज अगेन आई वांट टू हाईलाइट इज दैट कि ये बेसिकली आपके घर में बैठे ख्याली पुलाव आपको नहीं पकाने कि ये क्या बेवकूफ़ी या फिर बेतुकी बात है, सीधा सीधा रास्ते पे उतरो एंड स्ट्रगल करो। चीज़ें ऐसी नहीं होती है। ये हमने अब इलेबोरेटली बातें करके रखी है कि स्ट्रगल के अपने लिमिटेशंस है। एंड ये लिमिटेशन में बिगेस्ट लिमिटेशन क्या है कि जो ऑर्डिनरी लोग हैं अपने लीडर को फॉलो करते हैं। एंड लीडर ही अगर जैसे गड़बड़ में फंसा हुआ है तो ऑर्डिनरी लोग अपने लीडर पे यकीन रखेंगे क्या। एंड इन दैट कैपेसिटी ऑर्डिनरी बंदा स्ट्रगल में आना चाहेगा क्या। एंड फर्दर अगर वो स्ट्रगल में आ भी गया तो लीडर दैट पर्टिकुलर स्ट्रगल को लीड कर पाएगा क्या, कभी नहीं पॉसिबल होती ये चीज़ है। एंड यही चीज़ जो अल्टीमेटली सुभाष चंद्र बोस जो है कभी समझ ही नहीं पाए। सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि 1934 में व्हेन ही क्रिटिसाइज गांधी जी कि गांधी जी को क्या करना चाहिए कि गांधी जी को अपना मूवमेंट जो कंटिन्यू रखना चाहिए। अगर गांधी जी अपना मूवमेंट कंटिन्यू नहीं रख रहे हैं देन ऑब्वियसली इट्स अ फेलियर ऑफ द एंटायर नेशनल मूवमेंट एज वेल एज फेलियर ऑफ महात्मा। एंड इन दैट कैपेसिटी ऑफ सुभाष चंद्र बोस ने अपने तरीके जो एडवोकेट करने चालू कर दिए कि स्ट्रगल कंटिन्यू रखेंगे। एंड स्ट्रगल कैसे कंटिन्यू रखेंगे, जो हमने कल वाले लेक्चर में ही देख के रखा था कि वी आर गोइंग टू कैरी आउट नाउ बेसिकली वॉयलेंस ऑल्सो इन द स्ट्रगल। इवन वॉयलेंस इज जस्टिफाइड ना। सुभाष चंद्र बोस तो है भी कम्युनिस्ट एंड इन दैट कैपेसिटी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी ऑलवेज रन ऑन अ वॉयलेंस स्ट्रगल। तो वॉयलेंस जो उसके ऊपर जाते हैं एंड वॉयलेंस स्ट्रगल से अल्टीमेटली फिर इंडिपेंडेंट जो इंडिया के लिए लेके आएंगे। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेक्चर हम दोनों की आइडियोलॉजी जो इसको एलैबोरेटली जो है कोरोबोरेट भी करेंगे। बट अब हम लोगों को पहले थोड़ा सा पॉलिटिक्स देखना पड़ेगा कि इन बिटवीन 1935 से लेके 1939 के बीच में एग्जैक्टली हुआ क्या। वी हैव टू बेसिकली टेक इट फॉरवर्ड। नाउ बोस वर्सेस गांधी की डिबेट जो है उसको और थोड़ा सा आगे जो है हम लोगों को बढ़ाना है। नाउ बोस वर्सेस गांधी का जो डिबेट है इसमें ना ऑब्वियसली सारा का सारा जो माजरा है वो 1936-37 को हम लोगों को अर्लीस्ट लेवल पे दिखाई देता है कि 1936-1937 की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1936-37 में ही इनिशियल लेवल पे बोस जो है इन्होंने प्रेसिडेंटशिप के लिए जो है बेसिकली फाइट मारनी चालू कर दी। बट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट बोस फ्रॉम बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वल्लभ भाई पटेल एंड आफ्टर गांधी सपोर्टेड नेहरू एंड नेहरू को अल्टीमेटली फिर बोस का भी सपोर्ट था। तो दैट्स व्हाई नेहरू बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस in 1936 as well as 1937 and thereafter finally फिर 1938 आते आते ना ऑब्वियसली बोस का नाम जो इंडिया में काफ़ी चल रहा था। चलने के पीछे का रीज़न क्या है, तो चलने के पीछे है दो इंपॉर्टेंट रीज़न। सबसे पहले तो बोस वॉज ओपनली कन्फ्रंटिंग गांधी एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट जो इसमें हमको दिखाई देता है कि इवन नेहरू का सपोर्ट जो है बोस को रहा है। नेहरू वॉज एन इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिकली मास लीडर ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ द टाइम एंड दैट्स हाउ अल्टीमेटली फिर 1938 में सुभाष चंद्र बोस का नाम नेहरू ने ही प्रपोज किया एंड नेहरू के प्रपोज करने के बाद ही बिकेम विक्टोरियस इन दिस पर्टिकुलर सेशन। ऑब्वियसली ये पर्टिकुलर सेशन में सुभाष चंद्र बोस ने कुछ ऐसी चीज़ें की विच डिड नॉट गो डाउन वेल विद द पटेल एज वेल एज गांधी। कि सबसे पहले जो है सुभाष चंद्र बोस ने इकोनॉमिकल प्लानिंग की बातें करनी चालू कर दी। ना ये चीज़ भी मैं आपको इलेबोरेटली बता चुका हूँ कि कांग्रेस में गांधी एंड आफ्टर पटेल दे वर द कैपिटलिस्ट लॉबी एंड ये अगर कैपिटलिस्ट लॉबी है तो कैपिटलिज्म इन लोगों को जो है बेसिकली इंडिया में चाहिए। एंड देयर आफ्टर अगर हम लोग नेहरू की बात करें तो नेहरू इज बेसिकली द सोशलिस्ट लॉबी के फाउंडिंग लीडर वी कैन से दैट। एंड देयर आफ्टर अल्टीमेटली अगर हम लोग बोस की बात करें तो ऑब्वियसली बोस वाज एन आर्डेंट सपोर्टर ऑफ द कम्युनिज्म इन आवर कंट्री, मतलब कम्युनिस्ट मूवमेंट के जो है सपोर्टर रहे हैं। ऑब्वियसली ये तीनों फिलोसॉफी काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। आज के टाइम पीरियड में भी इंडिया इज फाइटिंग वेदर वी हैव टू शिफ्ट टू कैपिटलिज्म और वेदर वी शॉल कंटिन्यू अवर सोशलिज्म। इसके ऊपर अब हमने पहले वाले लेक्चर में इलेबोरेटली बातें करके रखी है। मैंने आपको तीनों वर्ड्स का जो है मतलब भी पहले वाले लेक्चर्स में समझा के रखा हुआ है कि व्हाट इज कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड देयर आफ्टर कम्युनिज्म। बट इन एनीवेज ये तीनों पर्टिकुलर लीडर के बीच में आइडियोलॉजिकल डिवाइड हमेशा ही रहा है। इनमें से जो जीतेगा वो सिकंदर, जो जीतेगा उसकी आइडियोलॉजी जो इंडिया के ऊपर लगेगी। इट वॉज क्वाइट क्लियर फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ। बट इन दैट कैपेसिटी सुभाष चंद्र बोस जैसे ही प्रेसिडेंट बने ही स्टार्टेड टू टॉक अबाउट इकोनॉमिकल प्लानिंग। जैसे आप इकोनॉमिकल प्लानिंग की बात करोगे मतलब यू आर आस्किंग गवर्नमेंट टू इंटरफियर इन टू इकोनॉमी विच इज नॉट टू द ट्यून ऑफ कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म ऑलवेज रन ऑन लाइसेंस फेयर
गवर्नमेंट मस्ट नॉट इंटरफियर इनटू इकोनॉमी, इसके ऊपर जो है आपका कैपिटलिज्म चलता है। तो सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले कैपिटलिस्ट लॉबी को भी गाली डालनी चालू की, एंड देयर आफ्टर जैसे अपने कैपिटलिज्म को गाली डालनी चालू की, यू ऑब्वियसली स्टार्टेड टू क्रिटिसाइज गांधी एज वेल एज पटेल। फिर सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इन्होंने क्या करके रखा हुआ था कि जो ये है प्रिंसली स्टेट्स है उसमें भी इन्होंने इंटरफेयर करना चालू कर दिया। इनफैक्ट प्रिंसली स्टेट जो है देवर राइट विंगर्स ना, सारे के सारे धर्म के आधार पे पॉलिटिक्स करने वाले लोग होते हैं ये लोगों के राज में, या फिर बेसिकली हैदराबाद में अभी भी शरिया लॉ चल रहा है, वैसे फिर कश्मीर में अभी भी अगर आप बात करोगे तो धर्मशास्त्र धर्म स्मृति के राज चल रहे हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द किंग वो रिलीजन के लॉ जो है प्रिंसली स्टेट्स में चलेंगे। एंड दैट पर्टिकुलर पीपल वेर क्वाइट कॉर्डियल विद गांधी एज वेल एज पटेल, बिकॉज गांधी पटेल देमसेल्फ वर राइट विंगर लीडर। मैंने आपको पहले ही बता के रखा था कि कांग्रेस इटसेल्फ इज अ जेनेसिस ऑफ राइट विंग पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। एवर सिंस द टाइम ऑफ तिलक कांग्रेस में हिंदवी स्वराज, हिंदू रिलीजन, इसी की पैरवी हमेशा की जाती है। इसके अब रिपरकशन कांग्रेस को बहुत ही जल्दी भुगतने पड़ेंगे, जिसकी बातें भी हमको करनी है। बट इन एनी वेज अल्टीमेटली रेजोल्यूशन की वजह से हुआ क्या कि प्रिंसली स्टेट एंडर आफ्टर गांधी एंड पटेल के जो रिलेशन अच्छे थे वो रिलेशन भी अल्टीमेटली हाईलाइट होने चालू हो गए। तो द मोमेंट यू क्रिएट दिस टू पर्टिकुलर एक्टिविटी, इसके वजह से पहले तो कैपिटलिज्म को ब्रेक मिला, एंड इसके वजह से अल्टीमेटली फिर गांधी एंड आफ्टर पटेल की लीडरशिप जो वो सिवियर क्रिटिसिज्म में आनी चालू हो गई कि गांधी एज वेल एज पटेल वेयर द सुप्रीम लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस बैक देन। इनकी उम्र के हिसाब से भी एंड आफ्टर इनके एक्सपीरियंस के हिसाब से भी, एंड इनको आपने जो है बेसिकली क्या किया, डायरेक्टली चैलेंज करना जो है चालू किया। बोस के लिए ये कोई चीज़ नई नहीं थी, बोस वॉज डूइंग इट एवर सिंस द टाइम पीरियड ऑफ 1934 इन ऑर्डर टू मेक अ चार्ट और इन ऑर्डर टू मेक अ स्पेस फॉर हिमसेल्फ इन द नेशनल पॉलिटिक्स। एंड अल्टीमेटली इसी वजह से 1939 का जब सेशन आया तो 1939 के सेशन में प्रॉब्लम जो है वो चालू हो गया। ये प्रॉब्लम जो है हम लोगों को जनवरी फरवरी 1939 से दिखाई दिया है कि जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो मंगवाने चालू कर दिया। द मोमेंट नॉमिनेशन विंडो वाज ओपन, सुभाष चंद्र बोस ने अपना वापस से नॉमिनेशन जो है भर दिया, एंड यहाँ पे हो गई सारी की सारी गड़बड़। सुभाष चंद्र बोस ने जैसे ही नॉमिनेशन भर दिया तो इट वाज सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑन बिहाफ ऑफ गांधी। गांधी तो पॉलिटिक्स से रिटायर हो चुके हैं ना, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सुभाष चंद्र बोस को क्रिटिसाइज करना चालू किया कि कांग्रेस डज नॉट हैव द प्रेसिडेंस टू मेक वन पर्टिकुलर प्रेसिडेंट बैक टू बैक प्रेसिडेंट। आपको कांग्रेस का कोई भी प्रेसिडेंट बैक टू बैक बना हुआ दिखाई देता है क्या? नहीं है। ऑब्वियसली 1936-37 में जवाहरलाल नेहरू, मैंने अभी आपको बताया था, बिकॉज 1937 में कांग्रेस का कोई सेशन हुआ ही नहीं। 1936 के बाद डायरेक्टली 1938 में ही कांग्रेस का सेशन हुआ था। तो इन दैट कैपेसिटी ये 1939 का जो सेशन आया तो सुभाष चंद्र बोस जो है पहले ही वो पटेल के खिलाफ, गांधी के खिलाफ, एंड देयर आफ्टर अल्टीमेटली वाज ब्रेकिंग डाउन द प्रेसिडेंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस कि कांग्रेस का सेशन हर साल अलग जगह पे होना है, एंड हर साल जो बेसिकली नॉन रीजनल पर्सन शॉल बिकम द चेयरपर्सन ऑफ द कांग्रेस। तो ये कन्वेंशन भी अल्टीमेटली जो है सुभाष चंद्र बोस ब्रेक डाउन कर रहे थे, विच वॉज रिटर्न डाउन बाय कांग्रेस इन इट्स 1885 वाला सेशन, जिसकी हमने बातें भी की थी। एंड दैट्स व्हाई जैसे ये नॉमिनेशन आ गया, ऑब्वियसली फिर कांग्रेस ने, या फिर वी कैन से सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड देयर आफ्टर फॉलोअर्स ऑफ गांधी, जैसे कृपलानी हो सकते हैं, राजेंद्र प्रसाद हो सकते हैं, या फिर इवन सी राजगोपालचारी एंड इवन महात्मा गांधी, इन्होंने मिलकर पत्ताभी सीताराम मैया का नॉमिनेशन दिया। अगेन फिर इलेक्शन हुआ, एंड ये इलेक्शन में अल्टीमेटली सुभाष चंद्र बोस ही बिकम विक्टोरियस। हैवी अमाउंट ऑफ द करप्शन ऑब्वियसली ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द टाइम वॉज कैरिड आउट। कांग्रेस के डेलीगेट को क्या चाहिए, एंड डेलीगेट को अपने हिसाब से जो है बेसिकली मैनेजमेंट होता है। तो ये मैनेजमेंट है। लोकल लेवल पे इलेक्शन कैसे चलते हैं। आज के टाइम पे करप्शन होता है, 100 साल पहले भी होता था। अगर आप ख्याली पुलाव बना के बैठे हुए कि उस जमाने में करप्शन नहीं था, तो आप सबसे बड़े बेवकूफ़ लोग हों। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो ये सारा मैनेजमेंट में अल्टीमेटली फिर पटेल कैंप जो है ही गॉट डिफीटेड, एंड पटेल के जगह अल्टीमेटली बोस बिकम विक्टोरियस, एंड तब जाके अल्टीमेटली फिर 1939 में अल्टीमेटली क्राइसिस चालू हुआ। ये क्राइसिस जो है फेब्रुआरी मार्च 1939 में ही ट्रेस होता हुआ हमको दिखाई दिया है कि अल्टीमेटली फिर सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ देयर वाज ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ द एंगर प्रिसाइजली सरदार वल्लभ भाई पटेल, कि सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड आफ्टर फिर बेसिकली गांधी जी का डायरेक्ट नाम नहीं लिया इन्होंने, बट सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है डायरेक्टली कैपिटलिस्ट टूज एंड आफ्टर बेसिकली राइट विंग एजेंडा कांग्रेस में चलाने वाले लोग जो है बेसिकली ऐसे क्रिटिसिज्म जो है अल्टीमेटली बोस ने चालू करके रखे हुए थे। देयर आफ्टर अल्टीमेटली बोस इतना तक कह दिए कि गांधी एंड देयर आफ्टर हिज बैंड ऑफ फॉलोवर जो है दे आर ऑफ लो इंटेलेक्चुअल लेवल, इनको कोई चीज़ें वही समझ में ही नहीं आती हैं। तो जब अपने इतने हैवी लेवल का क्रिटिसिज्म अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड
महात्मा गांधी जी का करके रखा हुआ है, दिस पर्टिकुलर लीडर एंड आफ्टर आप में एक बैड ब्लड जो है डेवलप्ड होगा. During this particular time period, it was only Jawaharlal Nehru who was trying to prevent this open confrontation. He was upset with Subhash Chandra Bose कि अब चलो माना आपका एक पॉलिटिक्स है, बट अगर आप बेसिकली डायरेक्टली गांधी पटेल को गाली डालने की सोच रहे हो तो वो नहीं होने वाला है. आप बेसिकली पहले तो उम्र का लिहाजा करो, आपसे ऑलमोस्ट डबल एज की तो उम्र है सरदार पटेल एंड आफ्टर महात्मा गांधी की. वी आर ओनली 37-38 ईयर्स ओल्ड, जबकि बेसिकली गांधी पटेल दोनों जो है ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड 60 प्लस हो चुके थे. फर्दर अल्टीमेटली आप जो है मास लीडर अभी तक बने भी नहीं हो, एंड आफ्टर आप बेसिकली इंडिया के सम ऑफ द टॉप मोस्ट मास लीडर को गाली डाल रहे हो. एंड आफ्टर इफ यू आर कॉलिंग देम एज अ राइट विंगर, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इंडिया इज मेजॉरिटी कंजर्वेटिव, एंड फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पज आपको धर्म को ड्यू रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी. यू डोंट यूज दिस काइंड ऑफ द लैंग्वेज अगेंस्ट गांधी या फिर बेसिकली पटेल. एंड इन दैट कैपेसिटी नेहरू वॉज अपसेट विद द बोस कि ओपन कन्फ्रंटेशन हो रहा है. नेहरू ऑल्सो बेसिकली ट्राइड टू रेन इन गांधी एज वेल एज सरदार वल्लभ भाई पटेल. मल्टीपल मीटिंग जो अल्टीमेटली फिर नेहरू ने करके भी रखी हुई थी, एंड मीटिंग करके अल्टीमेटली पटेल एज वेल एज बेसिकली गांधी जी जो है उनको सॉरी बोल के उनसे माफ़ी भी मांग चुके थे नेहरू कि जो बोस कर रहा है उसको थोड़ा सा नज़रअंदाज करो, छोटा बच्चा है अभी तक. एंड इन दैट कैपेसिटी उनको चीज़ें जो समझ नहीं आ रही है. बट ऑब्वियसली नाउ द बैड ब्लड हैज़ गॉन आउट ऑफ हैंड, एंड अल्टीमेटली फिर ये पर्टिकुलर सेशन में ही इन मार्च 1939 को जब ये बेसिकली सेशन कंडक्ट किया गया था, तो अल्टीमेटली फिर एंटायर कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो अभी भी इन लोगों के हाथ में थी, सरदार पटेल एंड आफ्टर गांधी, ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने बोस के खिलाफ रिवॉल्ट कर दिया. टोटल 15 मेंबर थे कांग्रेस वर्किंग कमेटी के, 14 मेंबर्स ने रिजाइन कर दिया एक्सेप्ट वन, दैट इज जवाहरलाल नेहरू. वो तो डिलेमा में फंस गए ना, उनके रिलेशन अल्टीमेटली गांधी एंड आफ्टर पटेल से भी अच्छे हैं, एंड आफ्टर बोस से भी अच्छा, वो करेंगे क्या. एंड इन दैट कैपेसिटी फिर जवाहरलाल नेहरू ने स्टैंड लेके रखा था कि जो बोस कर रहे वो गलत है, इसमें तो कोई दो राय होनी ही नहीं चाहिए. कि अल्टीमेटली आपने आउट इन ओपन बेसिकली क्या करके रखा है, डायरेक्टली पॉलिटिकल असॉल्ट करके रखे हैं विद सम ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया एट दैट पीरियड ऑफ द टाइम. एंड वो भी तब जब आपका कोई मास बेस नहीं है और आपके पास दिखाने के लिए कोई काम भी नहीं है. तो दिस इज नॉट समथिंग दैट यू शॉल बी डूइंग. एंड फिर सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि फिर अल्टीमेटली जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि अगर मैं भी बोस के खिलाफ अगर रेजिग्नेशन दूं तो ऑब्वियसली द लास्ट रिमेनिंग द यू कैन से दैट ब्रिज इन बिटवीन पटेल गांधी एंड आफ्टर फिर अल्टीमेटली बोल जो वो चला जाएगा. अगर मैं भी अगर उस साइड चला गया देन ऑब्वियसली सम न्यूट्रल पर्सन हैज़ टू बी देयर, ताकि दोनों कैंप में कोई ना कोई तो रिकन्सिलेशन हम लोग करें. बट फाइनली अगर कांग्रेस वर्किंग कमेटी ही आपको सपोर्ट नहीं करेगी तो मुश्किल. एंड फर्दर इट इज़ वाइडली बिलीव्ड कि अगर हम लोग बोस की बात करते हैं तो बोस जो अल्टीमेटली फिर वॉज फोर्सिंग महात्मा गांधी ऑल्सो. यहाँ पे भी तो गड़बड़ हो ही गई ना कि आपने सिर्फ महात्मा गांधी जी को गाली नहीं डाली, ऊपर से अल्टीमेटली आपके पास मास लीडरशिप है नहीं, तो आपने सेशन में बेसिकली गांधी जी के ऊपर प्रेशर बनाना चालू किया एंड कांग्रेस के थ्रू ऑर्डर भेजने चालू किया अपने गांधी को कि यू हैव टू रिस्टार्ट योर मास मूवमेंट. तो दिस इज समथिंग दैट गॉन वेरी 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 हॉरिबली रॉन्ग इन फ्रंट ऑफ गांधी एंड आफ्टर पटेल. एंड यही पर्टिकुलर सेशन में मार्च 1939 में ही जो बोस जो है बेसिकली वॉज सफरिंग फ्रॉम सर्टन डिसीज ऑल्सो. इट इज़ वाइडली बिलीव कि ये जो डिसीज़ है वो ट्यूबरक्यूलोसिस या फिर न्यूमोनिया जैसा कोई ना कोई तो एक डिसीज़ रहा है. एंड अल्टीमेटली फिर यही पर्टिकुलर डिसीज़ का फ़ायदा उठा के बोस के खिलाफ पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वेज की. एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अल्टीमेटली कांग्रेस के सेशन में एक प्रपोजल लाया कि कांग्रेस के डेलीगेट ही अब सोचे कि उनको अब गांधी के पास आना है या फिर उनको बोस के पास जाना है. एंड बोस कुड नॉट मैनेज दिस पर्टिकुलर प्रपोजल बिकॉज ही वॉज इल. अल्टीमेटली जब बोस बीमार थे, बेड रिडन थे, तब अल्टीमेटली बोस आए भी अल्टीमेटली सेशन में, बट इनके आने से पहले अल्टीमेटली प्रपोजल जो है गांधी एंड आफ्टर पटेल की लीडरशिप ने डेलीगेट्स के सामने रखा भी एंड पास भी करवा दिया कि बोस विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द प्रेसिडेंटशिप ऑफ द कांग्रेस एंड बोस के जगह जो अल्टीमेटली राजेंद्र प्रसाद विल बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. अल्टीमेटली जैसे ही बोस जो है बेसिकली निकाले गए तो उसके बाद में बोस ने अपना जो एलिगेशन है गांधी एंड आफ्टर पटेल के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा बढ़ाया. ये ऐसे ऐसे स्टेटमेंट बोस ने करके रखे थे विच आई कैन नॉट इवन बेसिकली टॉक ऑन द कैमरा. बट अल्टीमेटली फिर पटेल एंड आफ्टर बोस जो है ये इतने फियर्स राइवल बन गए थे बाय 1939 के दोनों एक दूसरे की शक्लें तक देखना पसंद नहीं कर रहे थे. पटेल ने नेहरू को डायरेक्टली धमकी तक देके रखी हुई थी कि अगर बोस एवर रिटर्न्स इनटू इंडियन नेशनल कांग्रेस henceforth then obviously consider I am basically
लिविंग इंडियन नेशनल कांग्रेस। एंड फिर इन दैट कैपेसिटी मई 1939 आते आते सुभाष चंद्र बोस ने अपनी एक सेपरेट पॉलिटिकल पार्टी भी निकाल के रखी थी, फॉरवर्ड ब्लॉक, एंड आफ्टर ही वॉज चैलेंजिंग डायरेक्टली गांधी एंड पटेल लीडरशिप। अब उनके जो विट्रियोलिक है वो इवन नेहरू के खिलाफ भी जाते हुए आपको दिखाई देंगे, बिकॉज नेहरू वॉज नॉट टेकिंग क्लियर कट साइड, नेहरू वॉज मेंटेनिंग कॉर्डियल रिलेशन विद बोस एज वेल एज गांधी पटेल। एंड इन दैट कैपेसिटी फिर अगस्त 1939 आते आते फाइनली सुभाष चंद्र बोस जो है उनको इनडिसिप्लिन जो है उसका एलिगेशन रख के जो है ऑल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी, देयर आफ्टर फिर बेसिकली इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी सबसे निकाल दिया, एंड उनकी जो मेंबरशिप है इंडियन नेशनल कांग्रेस की वो भी अल्टीमेटली उनसे छीन ली गई। अब अगस्त 1939 के बाद सुभाष चंद्र बोस हिमसेल्फ वांटेड टू टेक टूर ऑफ इंडिया एंड आफ्टर बिल्ट हिज मास बेस, बट सितंबर 1939 में फिर होगा वर्ल्ड वॉर 2, एंड वर्ल्ड वॉर 2 के साथ साथ सुभाष चंद्र बोस विल टेक दैट डेयरिंग डिसीजन कि ही विल गो विद द रशिया इन ऑर्डर टू गार्नर सपोर्ट ऑफ रशिया अगेंस्ट ब्रिटेन, एंड आफ्टर ही विल गो टू द जर्मनी एंड आफ्टर फिर जापान, बट दैट इज समथिंग फॉर द लेटर पीरियड ऑफ द टाइम। अगस्त 1939 ऑनवर्ड फिर सुभाष चंद्र बोस एंड आफ्टर महात्मा गांधी जो है दे हैव ऑब्वियसली गॉन डाउन इन आवर हिस्ट्री एज वन ऑफ द फियरेस्ट पॉलिटिकल राइवल। एंड ये फियरेस्ट पॉलिटिकल राइवल की जब हम लोग बात करते हैं तो हमको ये जजमेंट भी करना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर फ्यूड में गांधी बिकम विक्टोरियस, क्लियर कट। तो हमको दोनों की आइडियोलॉजी भी जज करनी पड़ेगी ना, कि अगर बोस विक्टोरियस होते तो क्या होता। आपने ख्याली पुलाव बना के रखे कि सब कुछ सकुशल समंगल होता तो थिंग्स आर डिफरेंट, बट हम लोग को रैशनली भी देखना पड़ेगा कि ये दोनों की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एग्जैक्टली है क्या, एंड तभी जाके यू विल बी एबल टू टेक डिसीजन कि गांधी जीते वो अच्छा हुआ या फिर नहीं हुआ। तो लेट्स टॉक अबाउट इट वन बाय वन। कि सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो ऑब्वियसली वी कैन टॉक अबाउट बेसिकली नॉन वायलेंस वर्सेस मिलिटेंट अप्रोच। गांधी जी की नॉन वायलेंट आइडियोलॉजी हमने हमेशा देखी है, बोस हिमसेल्फ वाज कम्युनिस्ट, एंड जब आप कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के रहते हो तो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का अल्टीमेट गोल क्या है, तो ऑब्वियसली वायलेंट रेवोल्यूशन ही है। तो वायलेंट रेवोल्यूशन के लिए बोस के पास जो है बेसिकली अपना सपोर्ट बेस था, एंड इन दैट कैपेसिटी बोस का हमेशा वही कहना था कि हम लोगों को जो है कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए इन ऑर्डर टू कैरी आउट वायलेंस। वी विल कैरी आउट वायलेंस अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड देयर आफ्टर वी विल ब्रिंग आवर इंडिपेंडेंस, एंड फॉर दैट पर्पज सुभाष चंद्र बोस हैड नो प्रॉब्लम इन अलाइनिंग हिमसेल्फ विद द फासिस्ट रेजिम ऑफ जापान एज वेल एज एडोल्फ हिटलर। फासिस्ट रेजिम के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि फासिस्ट रेजिम की अपनी आइडियोलॉजी होती है, एंड ये आइडियोलॉजी में अल्टीमेटली फिर रेस थियरी इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। रेस थियरी का मतलब क्या होता है कि आर्यंस आर सुप्रीम, एंड अगर बेसिकली ये वाला एस्पेक्ट आप इंडिया पे लगाओगे तो इंडिया की 85% पॉपुलेशन नॉन आर्यन है। तो अगर सुभाष चंद्र बोस विक्टोरियस हो जाते अलॉन्ग विद एडोल्फ हिटलर तो ऑब्वियसली इसका वजह से इंडिया के ऊपर जो है बेसिकली कहर बरप जाता, या फिर इंडिया जो है बेसिकली पूरा का पूरा खड्डे में चला जाता, ऐसे मेजॉरिटी ऑफ द हिस्टोरियंस कहते भी है। बिकॉज फिर एडोल्फ हिटलर की रेस थियरी या फिर आर्यन सुप्रीमेसी वाली थियरी वॉज नॉन वर्किंग इन आवर कंट्री। हमारे कंट्री की एक मिनिस्कल माइनॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो आर्यन मानी जाती है, एंड वही पॉपुलेशन जो अल्टीमेटली फिर राज करती, एंड रेस्ट ऑफ द पीपल एक तो स्लेव बन जाते या फिर बेसिकली उनको जिविश लोगों की तरह जो है कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल के मार दिया जाता। तो मेजॉरिटी ऑफ द हिस्टोरियंस बेसिकली एग्री ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट कि बोस की जो बेसिकली आइडियोलॉजी रही है इट वॉज मोर डेंजरस फॉर आवर कंट्री एज कम्पेयर टू गांधीयन आइडियोलॉजी। हमने गांधीयन आइडियोलॉजी को पहले पढ़ के रखा हुआ था कि कैसे सिस्टमैटिकली हर एक बंदे को नेशनल बनाया गया, एंड नेशनल बनाने के बाद उससे अल्टीमेटली सत्याग्रह करवाया गया। तो दैट इज बेसिकली द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिफरेंस इन बिटवीन गांधी वर्सेस बोस। देयर आफ्टर अगर हम लोग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की अगर बात करते हैं तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में गांधी जी का हमेशा कहना था कि राम राज्य चाहिए, एंड राम राज्य का मतलब क्या है, तो गांधी जी का राम राज्य इनिशियल लेवल पे जो है रिलीजन बेस्ड स्टेट था। ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम गांधी जी ने अल्टीमेटली फिर फेडरल गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी दोनों को सपोर्ट देकर रखा था कि द वे इट बेसिकली मूव। बट गांधी जी का हमेशा कहना था कि सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, दैट इज सेल्फ सफिशिएंट विलेज बेस्ड मैकेनिज्म जो है या फिर इकोनॉमी जो है वो हम लोगों को इंडिया में लानी है। ऑन द अदर एंड बोस जो है टिल 1939 वाज अ फर्म बिलीवर इन अ डेमोक्रेसी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो भी एक कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू आना चाहिए। बट 1939 के बाद जैसे ही अलाइड हिमसेल्फ विद एडोल्फ हिटलर, बोस जो है बेसिकली डिक्टेटरशिप की तरह जो है मूव ऑन हो गए कि डिक्टेटरशिप जो अल्टीमेटली इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट फॉर इंडिया। ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट बोस ने देके रखे हुए हैं। देयर आफ्टर फिर आइडियाज ऑन इकोनॉमी की अगर बात करते हैं तो गांधी जी का जो इकोनॉमिकल आइडिया जो है ये बाय एंड लार्ज क्या रहा है
ऑब्वियसली सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमी एज वेल एज कैपिटल इसको सपोर्ट करने वाला रहा है। जबकि बोस जो है ही वॉज एन आर्डन कम्युनिस्ट एंड इन दैट कैपेसिटी उनका हमेशा ही आइडियोलॉजी रहा है कि एंटायर इकोनॉमी शॉल बी रन एज पर द विल ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट विल टोटली कंट्रोल इकोनॉमी एंड फॉर दैट पर्पज नेशनल प्लानिंग कमेटी जो है वो ये भी बोस ने बना के रखी थी 1938 के ही सेशन में। नेशनल प्लानिंग कमेटी के पहले चेयरपर्सन जवाहरलाल नेहरू ही थे। इट इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। देर आफ्टर अगर हम लोग एजुकेशन की अगर बात करते हैं तो एजुकेशन में महात्मा गांधी जी जो है उनका हमेशा कहना था कि जो ओल्डर वर्जन ऑफ द एजुकेशन है दैट इज बेटर इन द सेंस दैट कि जो देसी वर्नाक्युलर एजुकेशन है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। वो उसका कहना था कि वेस्टर्न एजुकेशन इज बेटर एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो इन दैट रिगार्ड बोस की आइडियोलॉजी ज़्यादा अच्छी रही है एज कम्पेयर टू गांधी जी। दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू एग्री। एंड अगर हम लोग पार्टिसिपेंट एंड सपोर्टर की अगर बात करें तो ऑब्वियसली पार्टिसिपेंट एंड सपोर्टर में बोस वॉज अ कम्युनिस्ट लीडर एंड इन दैट कैपेसिटी कम्युनिस्ट लोग करते क्या है, धर्म को एनहाइलेट खत्म करने की बातें करते हैं। तो अगर आप धर्म को खत्म करने की बातें करोगे तो कैसे चलेगा। एंड इन दैट कैपेसिटी आपका जो सपोर्ट बेस है वो कम ही रहने वाला है इंडिया में। इंडिया में मेजॉरिटी पीपल आर कंजर्वेटिव, जो धार्मिक लोग हैं वो आपको दिखाई देंगे एंड वो लोग कभी भी कम्युनिस्ट लेफ्ट विंगर को सपोर्ट नहीं करते। एंड इन दैट कैपेसिटी बोस का जो पॉलिटिकल बेस है वो बहुत ही कम रहा है। ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन था कि जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जो उनको रेन इन करने की कोशिश कर रहे थे कि वी हैव आवर डिफरेंसेस विद गांधी एंड देयरआफ्टर पटेल बट द टाइम इज नॉट राइट टू डायरेक्टली चैलेंज दिस पर्टिकुलर लीडरशिप। पहले हमको हमारा मास बेस डेवलप करना पड़ेगा एंड देयर आफ्टर इफ वी डू दिस काइंड ऑफ द थिंग फिर कोई चीज़ें बने। बट बोस का कहना था कि अनलेस अनटिल वी चैलेंज देम हमारा मास बेस बनेगा कैसे ना। तो इफ़ यू वांट टू मेक आवर मास बेस हम लोगों को जो एस्टैब्लिश लीडरशिप है गांधी एंड देयर आफ्टर पटेल की वो ब्रेक डाउन करनी पड़ेगी। एंड इन दैट कैपेसिटी फिर गांधी एंड देयर आफ्टर पटेल ये हमेशा धर्म के नाम पे पॉलिटिक्स खेलने वाले लोग थे। गांधी एज वेल एज पटेल दोनों की आइडियोलॉजी बाय एंड लार्ज सेम थी कि इंडिया में हिंदवी स्वराज होना चाहिए। गांधी जी तो अपने राम राज्य की भी बातें किया करते थे, वर्नाक्युलर देसी एजुकेशन की भी बातें किया करते थे। एंड दैट्स व्हाई गांधी जी का सपोर्ट हमेशा ही इंडिया में टॉप मोस्ट रहा है कि गांधी जी की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इससे मेजॉरिटी ऑफ इंडिया की जो जनता है उन्होंने अपने आप को एट्रीब्यूट करके रखा हुआ है। ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है कि भाई गांधी बिकम सो सिग्निफिकेंट इन आवर कंट्री एंड इन दैट कैपेसिटी गांधी वॉज इंडीड अ मास लीडर। एंड फाइनली अगर व्यूज ऑन स्ट्रगल की अगर हम लोग बात करें तो व्यूज ऑन स्ट्रगल में आपको वही दिखाई देगा कि अल्टीमेटली गांधी जो है ही वॉज बेसिकली टोटली अगेंस्ट टेकिंग एनी काइंड ऑफ द सपोर्ट फ्रॉम द फासिस्ट रेजिम बिकॉज ये फासिस्ट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इंडिया में कभी वर्क ऑन होने वाली ही नहीं है जो अभी मैंने आपको बताया। ऑन द अदर हैंड सुभाष चंद्र बोस को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था कि वी विल टेक हेल्प ऑफ आवर enemies or basically our friends who are enemies of the Britisher and if we take their help and if we can get rid of the Britain तो फिर अल्टीमेटली अपने allies को कैसे संभालना है वो हम लोग बाद में देख लेंगे। अगेन यही तो एक मेजर प्रॉब्लम रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ द इंडिया की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है इट वॉज थिंकिंग टिल इंडिपेंडेंस, नन ऑफ देम हैड एनी काइंड ऑफ द आंसर टू व्हाट आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये हमारे लिए भारी पड़ता ना, आज इंडिया को 70-80 साल हो चुका है इंडिपेंडेंस लेके। अल्टीमेटली आज के टाइम पीरियड में अगर उन लोगों ने सोचा नहीं होता कि फ्यूचर में क्या थिंग्स वुड हैव बीन वेरी मच डिफरेंट फॉर अस। एंड मैंने आपको पहले ही बता के रखा था कि द ओनली पर्सन हु हैड अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ इंडिया कि हाउ यू आर गोइंग टू रन दिस कंट्री फॉरवर्ड और जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के थ्रू जो है इन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन जो वो लेटर ऑन बनाया उसके ऊपर भी लेटर ऑन हम लोग जो बातें करेंगे। एंड फाइनली दैट ब्रिंग्स अस कि अब ये बोस वर्सेस गांधी का जो डिबेट है इसके ऊपर कि हम लोगों को थोड़ी बहुत हिस्टोरियोग्राफी भी देखनी पड़ेगी। ऑब्वियसली डिबेट विल कंटिन्यू। बोस इज गोइंग टू डाई ऑन 1945, तो 1945 तक जो है बेसिकली एक और लेक्चर हमारा होगा ऑन दिस पर्टिकुलर राइवलरी कि 1945 में अल्टीमेटली गांधी वर्सेस बोस डिबेट कैसे डेवलप्ड हुई एंड फिर अनफॉर्चुनेट डिमाइस ऑफ द सुभाष चंद्र बोस, दैट इज समथिंग फॉर द लेटर पीरियड ऑफ द टाइम। अगर हिस्टोरियोग्राफी की अगर बात करते हैं तो सुगाता बोस जो नेफ्यू है सुभाष चंद्र बोस के, तो सुगाता बोस का हमेशा कहना रहा है कि डिफरेंस बिटवीन महात्मा गांधी एंड सुभाष चंद्र बोस आर हाईली एग्जैजरेटेड। The parting that took place in 1939 was a temporary one, and if we study the relationship between Gandhi and Netaji, we will find that it was the one that was marked by deep
और म्यूचुअल लव, अफेक्शन एंड देयर आफ्टर रिस्पेक्ट। तो सुगाता बोस का कहना है कि ठीक है, पॉलिटिकल राइवलरी तो थी, बट बेसिकली दोनों को एक दूसरे के लिए अच्छा खासा रिस्पेक्ट भी था, एंड इट इज़ क्वाइट ट्रू ऑल्सो। इनफैक्ट सुभाष चंद्र बोस का इनिशियल लेवल का करियर लॉन्च करने का काम गांधी जी ने ही किया था। गांधी जी 1919 में इंडिया के पॉलिटिकल लीडर बन रहे थे। यही 1919 में सुभाष चंद्र बोस हैड क्रैक सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एट अ रैंक ऑफ 4। उन्होंने वो गिव अप कर दिया, एंड देयर आफ्टर ही केम एंड मेट गांधी, एंड गांधी जी के बाद अल्टीमेटली उन्होंने अपनी पॉलिटिकल करियर की शुरुआत करके रखी है। तो इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ द बोस पॉलिटिक्स हैड ऑकर्ड अंडर गांधी। ऑब्वियसली सुभाष चंद्र बोस जो हमेशा यू कैन से डैट कि चित्तरंजन दास को एक क्रेडिट देते हैं, बट फिर गांधी का एक बहुत बड़ा हाथ उनके पॉलिटिकल करियर में रहा है। आफ्टर 1925 डेथ ऑफ चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस के लिए मेंटरशिप का काम जो है गांधी जी ने ही करके रखा हुआ था। वैसे ही अल्टीमेटली अगर सुभाष चंद्र बोस की अगर बात करें तो 1939 में व्हेन ही वाज रिजाइनिंग फ्रॉम द कांग्रेस प्रेसिडेंटशिप, उनको निकाल ही दिया गया था। तो निकालने के बाद अल्टीमेटली ही हिमसेल्फ चोज टू बेसिकली रिजाइन। तो उन्होंने कह के रखा था कि इट विल ऑलवेज बी माई एम एंड ऑब्जेक्ट टू ट्राई एंड विन हिज कॉन्फिडेंस, मतलब गांधी जी का कॉन्फिडेंस, फॉर द सिंपल रीजन दैट इट विल बी ट्रेजिक थिंग फॉर मी if I succeed in winning the confidence of other people but fail to win the confidence of India's greatest man। तो इंडियाज ग्रेटेस्ट मैन एज वेल एज गांधी जी को महात्मा वाला टाइटल भी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। तो अल्टीमेटली बोस का वही कहना था कि जो भी पॉलिटिकल इक्वेशन मेरे और गांधी जी के बीच में बिगड़े हैं, एक इनडायरेक्ट पॉट शॉट था ये टू सरदार वल्लभ भाई पटेल कि सरदार की वजह से ये रिलेशन बिगड़े हुए हैं। गांधी जी को मेरा एंड मेरे को गांधी जी का कोई प्रॉब्लम है नहीं, बट अल्टीमेटली फिर हम दोनों के बीच में एक पॉलिटिकल फ्यूड खड़ा हुआ है, एंड इट विल बी माई हम्बल यू कैन से एंडिएवर टू विन हिज कॉन्फिडेंस बैक। ये कॉन्फिडेंस एक ज़माने में था, बट अब वो बेसिकली गायब हो चुका है। बट एट द सेम पीरियड ऑफ द टाइम 1934 के टाइम पीरियड में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को क्रिटिसाइज भी करके रखा हुआ था कि गांधी या फिर महात्मा फेल्ड एज अ लीडर एंड ही इज़ द ग्रेटेस्ट पुलिस मैन दैट ब्रिटिश हैड इन इंडिया, कि उनके वजह से अल्टीमेटली ब्रिटिश राज जो इंडिया का जा नहीं रहा है। देयर आफ्टर फिर जवाहरलाल नेहरू ने भी तारीफ करके रखी थी सुभाष चंद्र बोस की। ऑन 15 अगस्त 1947 अल्टीमेटली अपना जो स्पीच उन्होंने दे के रखा था उसमें एक चीज़ उन्होंने बोल के रखी थी कि इट इज़ नीडलेस फॉर मी टू नेम ऑल ऑफ देम बट आई कैनॉट हेल्प मेंशनिंग सुभाष चंद्र बोस। He hoisted this flag in foreign countries and when the day come for hoisting it on the Red Fort, he was not to see his dream fulfilled. This should have been the day of his return. कि अल्टीमेटली नेहरू एंड आफ्टर बोस के रिलेशन काफ़ी ही ज़्यादा हद पार ज़्यादा कॉर्डियल रही है। ये इतने ज़्यादा कॉर्डियल थे कि अल्टीमेटली जवाहरलाल नेहरू ने फिर सुभाष चंद्र बोस के जो सगे बड़े भाई है शरद चंद्र बोस, इनको अपने पहले कैबिनेट में जो जगह भी दे के रखी हुई थी। तो इट वॉज जस्ट लाइक अ फैमिली रिलेशन। दोनों ने अपनी पॉलिटिकल करियर की शुरुआत एक साथ करके रखी हुई थी, बट सुभाष चंद्र बोस के साथ फिर प्रॉब्लम वही था कि जो एक्सेसिव पॉलिटिकल राइवलरी इन्होंने गांधी पटेल के साथ डेवलप करके रखी थी वो भी एक एट अनवारंटेड टाइम में दैट कॉस्टेड हिम अ लॉट। एंड फिर सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट सुभाष चंद्र बोस ऐसी हाइनस मिस्टेक करेंगे अब विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू एनी ऑफ द इंडिया सेन लीडरशिप एट दैट पीरियड ऑफ द टाइम, जिसके लिए तो इवन बेसिकली सावरकर एंड आफ्टर वी कैन से जिन्हा ने भी सुभाष चंद्र बोस को क्रिटिसाइज करके रखा है कि ही हैड जॉइन हैंड विद डीमन या फिर मॉन्स्टर लाइक एडोल्फ हिटलर, कि वो चीज़ आपने कर दी तो ऑब्वियसली दैट इज समथिंग दैट इज नेवर एक्सेप्टेबल इन आवर कंट्री, जिसके ऊपर लेटर ऑन बात करेंगे। एंड गांधी जी का भी कहना था कि जब सुभाष चंद्र बोस डाइड इन 1945 तो गांधी जी ने बेसिकली फिर अपना जो न्यूज़पेपर उस ज़माने में था हरिजन, उसके ऊपर बहुत बड़ा आर्टिकल लिख के रखा हुआ था। एंड आफ्टर अल्टीमेटली उन्होंने बता के रखा हुआ था कि हिज पैट्रियोटिज्म इज सेकेंड टू नन एंड आफ्टर अल्टीमेटली वॉज प्रिंस अमंग द पैट्रियट, कि जितने भी पैट्रियट आपको दिखाई देते हैं ये पैट्रियट लोगों के राजकुमार है सुभाष चंद्र बोस। एंड अल्टीमेटली गांधी जी ने भी अल्टीमेटली वो राइवलरी खत्म कर दी बाय गिविंग ड्यू रिस्पेक्ट टू सुभाष चंद्र बोस। ऑब्वियसली डाइड अ वेरी प्रीमैच्योर डेथ इन 1945 ताइवान में, या फिर उस जमाने का फार्मोसा आइलैंड था वो, वहाँ पे प्लेन क्रैश से अल्टीमेटली ही डाइड, जिसके ऊपर हम लोग लेटर ऑन बात करेंगे। वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट दैट कॉन्स्पिरसी कि बोस जिंदा है या नहीं है, बट दैट इज फॉर द 1945।